पड़ाल परवेज़ इंस्पिरेशन है बहुत सारी वुमेन के लिए। उन्होंने अपने यंग एज में ही बहुत सारी तकलीफ़ें झेली, लेकिन उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो आगे बढ़ेंगे, अपनी सारी चुनौतियों का सामना खुद करेंगे और अपनी एक पहचान बनाएंगे। मेरी शादी मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे थे, तो एक्सीडेंट में वो पीछे से ट्रक आके हमको फ्लैंग किया और मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। देखा तो मेरी बेबी, 4 लोग क्या बोलेंगे, हमारी रेपुटेशन क्या होगी। कोई 4 लोग जब आपके ऊपर तकलीफ आती है ना, ये कोई 4 लोग आपके पास खड़ा नहीं होता है। आपकी तकलीफ में आपकी फैमिली के सिवा तीसरा बंदा आपके साथ नहीं खड़ा रहता है। तो आप ये 4 लोग, समाज, दुनिया, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युथ क्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक ऐसी महिला के साथ है जो कि इंस्पिरेशन है बहुत सारी वुमेन के लिए। आप देखेंगे ज़्यादातर लोग अपने यंग एज में बहुत अच्छे मोमेंट्स जीते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत आसान होती है। लेकिन ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो उन्होंने अपने यंग एज में ही बहुत सारी तकलीफ़ें झेली, लेकिन उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो आगे बढ़ेंगे, अपनी सारी चुनौतियों का सामना खुद करेंगे और अपनी एक पहचान बनाएंगे। उनका नाम है पड़ाल परवेज़। आप परवेज़ जो नाम है वो सुन के थोड़ा सा आप को याद आ रहा होगा कि पुराने टाइम में एक स्टंट एक्टर होते थे जो कि सारे स्टंट्स करते थे, बहुत बड़े बड़े कलाकार के, जैसे कि अपने शाहरुख खान जी, सलमान जी और अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार जी ने रिसेंटली उनको सम्मान भी दिया था कपिल शर्मा जी के शो में। उनका नाम है परवेज़। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पर्दे के सामने रह के एक सेलिब्रिटी बनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको पर्दे के पीछे रह के वो काम करने का मौका मिलता है, लेकिन जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। लेकिन कपिल शर्मा जी के शो में जब अक्षय कुमार जी ने इनको सम्मान दिया तो मुझे लगता है कि ये बताता है कि वो कितने ऊंचे दर्जे के इंसान हैं। मैं जिस महिला की बात कर रहा हूँ उन्होंने अपने यंग एज में अपने बच्चे को खोया, एक एक्सीडेंट में उनके बच्चे की डेथ हुई और अपने हस्बैंड को उन्होंने रिसेंटली खोया है। इन सब चीज़ों के बावजूद वो जोश टॉक में अपनी सारी बात उन्होंने सामने रखी। इसके अलावा वो एक फ़ीमेल मॉडल के तौर पे भी आए हैं और वो भी एक ऐसी एज में आए हैं जब लोग कभी सोचते भी नहीं है ऐसा कुछ करने का, लेकिन उस अवार्ड में वो आए और उनको वो खिताब मिला भी। काफ़ी सारे जजेस इस बात से हैरान थे कि उनके जज्बे को देख के वो बहुत फील कर रहे थे कि ऐसे पॉजिटिव नेचर के महिला भी आज की तारीख में इस दुनिया में शामिल हैं। सो ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए मैं पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूँ और बात करते हैं पड़ाल जी से। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमारा ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया जी। क्योंकि आज की तारीख में सब लोग अपने अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि मना करना सबसे आसान चीज़ हो जाती है। और जेन्युइनली हम इसलिए भी शुक्रगुजार हैं आपके क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है बहुत सारी महिलाओं की। और मैं सही में चाहता था कि पॉडकास्ट में आपके साथ इसलिए करूं क्योंकि लोग जब इस पॉडकास्ट को देखें तो वो कभी भी ये नहीं सोचें कि अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपने साबित किया है अपनी जर्नी से कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए फिर भी आशा रखी जा सकती है। तो मैं इस शो की शुरुआत इस तरह करना चाहूँ कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने अपना बचपन कहाँ देखा, आपने शादी जो करी वो मुंबई में करी या आपके रूट्स में करी, और आगे का सफ़र बच्चों के साथ और जो आपने प्रोफेशनल जर्नी को पार किया, ये पूरे सफ़र के बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए। मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे डैडी का नाम है सोहन सिंह पड़ाल। वो भी स्टंट में थे, एक्टर थे। और मेरी शादी बहुत छोटे एज में हुई थी। और मेरे हस्बैंड मुस्लिम थे, मैं पंजाबी थी। हमारी लव मैरिज हुई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमारी शादी को लेकर क्योंकि हमारी शादी बहुत छोटे एज में हुई थी और मैं हिंदू, वो मुस्लिम। तो भी आसानी से हमने कर ली शादी क्योंकि मेरे जो इन लॉज थे, घर वाले थे, वो सब अगेंस्ट थे। फिर भी हमारी शादी हुई
हमारे माशाल्लाह 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। और फिर 98 में हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे थे। एक मेरा बेटा 7 साल का और बेटी 3 साल की। तो एक्सीडेंट में वो पीछे से ट्रक आके हमको बैंग किया और मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। देखा तो मेरी बेबी जमीन पे पड़ी थी, घायल थी। घायल मतलब वो जगह पे ही ऑफ हो गई थी। तो मैंने उसको उठाया और मेरे हस्बैंड को भी चोट लगी थी। जब भी हमको पता नहीं था कि उनका लीवर जो है वो डैमेज हो गया है। मैं उनको हॉस्पिटल में लेके गई, वहाँ पर बच्चे को रखा। फिर डॉक्टर ने बोला आप बाहर जाइए, और फिर एम्बुलेंस में मुझे मेरे हस्बैंड के साथ भेजा। और मुझे तो दूसरे दिन पता चला कि वो ऑफ हो गई, क्योंकि मुझे भी चोट लगी थी। उनको तो एडमिट कर लिया था, और मेरे बेटे को, टचवुड, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे तो 2 दिन के बाद पता चला कि वो नहीं है। और मेरे हस्बैंड को आफ्टर 20 डेज़ के बाद मैंने खुद बता दिया कि बेबी का ऐसा हो गया है। और काफ़ी वो 20 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था मुझे। मैं समझ सकता हूँ। मैं अकेली थी। और वो जब भी हस्बैंड के पास जाती तो वो पूछते कि तहसीन कैसी है, उसको सर पे लगा था। मैं हंस के जवाब देती कि वो बहुत अच्छी स्कूल जा रही है। क्योंकि जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन उसको स्कूल में एडमिशन हुआ था। अच्छा। तो ये सब प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस करी। उसके बाद में फिर ये 2000 आई थिंक 18 या 19 में जब टिकटॉक आया, जब म्यूजिकली था, तो वैसे मैं अकेले में मेरे हस्बैंड को सारा एक्टिंग करके बताती थी। तो उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि ये वाला ऐप आप डाउनलोड करो और आप अपना एक्टिंग इसमें बताओ। तो शुरू में मुझे बहुत ऑड लगता था, तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया। फिर मेरी बेटी है जिसके बारे में बताऊंगी, जो रीबर्थ हुआ है मेरी बेटी का वापस, उसने भी कहा मम्मा नहीं आप इसमें जाओ। फिर मैं टिकटॉक पे आई, और बहुत पहले तो वीडियोस नहीं चलती थी, कुछ नहीं होता था, तो मैंने हार नहीं मानी। और मेरी आदत थी कि मैं किचन में बनाती थी। मैं अभी भी मानती हूँ मेरा किचन मेरे लिए स्टेज है। अच्छा। उसी से मैं आगे आई हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा स्टेज मेरा किचन है। और वहाँ पर मैं कुछ भी मतलब ऐसे रेडी नहीं होती थी, ड्रेस ऐसे ही पहन लेती। तो एक डांस का वीडियो था, अच्छा, जो मेरा काफ़ी वायरल हुआ टिकटॉक पे। तो उसी से फिर मेरा नाम हुआ इतना सारा। तो जब भी मैंने शमा नाम रखा था, शमा 2026 मेरी आईडी थी। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को एक दिन बोला कि देखिए मेरे डैडी नहीं है, और मेरा भाई भी रिसेंटली गुजर गया, उसकी शादी नहीं हुई थी। तो नाम लेने वाला हमारे घर में कोई नहीं है, मेरे डैडी का नाम लेके जाना। तो मैंने बोला स्कूल में भी मुझे सब पढ़ाल ही बोलते थे, तो क्यों ना मैं पढ़ाल रख लूँ अगर आप इजाज़त दे तो। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, आप रख लो। तो जब मैंने वो पढ़ाल नाम रखा तो वो मुझे इतना फल गया कि वो लकी रहा आपके लिए। और कहते हैं ना लोग, मुझे जब पढ़ाल जी कहते हैं तो रिस्पेक्ट मेरे डैडी को जाती है। कि कम से कम मेरे डैडी का नाम तो चल रहा है। जैसे कहते हैं ना बेटा ही चलाता है अपना। तो आपने ये चीज इंटेंशनली करी थी क्या, कि आप चाहते थे कि आपके फादर का नाम मैं चाहती जिंदा रहे? अच्छा। मेरे डैडी का नाम जिंदा रहे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे डैडी का नाम गुम हो जाए। मेरे डैडी का नाम है सोहन सिंह पडाल। उनको बिल्ला बोलते थे, बिल्ला जी बोलते थे। और वो धर्मेंद्र अंकल के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अच्छा। मैंने अभी रिसेंटली उनका फोटो भी पोस्ट किया था, जिसमें बॉबी देओल ने लाइक किया था। और ये चलता रहा। फिर अब जब 2020 में मेरे हस्बैंड चले गए, तो मैंने वो परवेज़ भी ऐड कर दिया पढ़ाल के साथ। तो आज मुझे लोग, कोई पढ़ाल बोलता है, कोई परवेज़ बोलता है। तो मेरे साथ ये 2 लोग हमेशा मेरे साथ ही है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर मेरे डैड हैं और यहाँ पर मेरे हस्बैंड हैं। पढ़ाल, परवेज़, मेरे सारे अवार्ड्स में, सारी चीज़ों में ये 2 इंसानों का नाम है जो मेरे पीछे है, और उनका हाथ अभी तक मेरे सर पे है। एक मेरे हस्बैंड और मेरे डैडी। तो वैसे आपका रियल नेम शमा है? हाँ जी। वैसे तो शादी से पहले मेरा नाम सुखविंदर था। और स्कूल में भी लोग मुझे पढ़ाल ही बोलते थे। और फिर शादी के बाद जैसे नाम हिंदू से मुस्लिम तो चेंज होता है, तो उन्होंने शमा रखा था। अच्छा। तो लेकिन अभी तो फिलहाल शमा कोई बोलता नहीं है मुझे। ज़्यादातर लोग मुझे पढ़ाल ही बोलते हैं। शमा वही बोलते थे ज़्यादा मुझे। अभी ज़्यादातर पढ़ाल ही बोलते हैं। और अभी अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, पढ़ाल सुनना मुझे
अब वो ज़्यादा रिलेट करते हैं आप रिलेट उससे करते ज़्यादा। हैं, ऐसा लगता है मेरा डैडी को बोला जा रहा है। वैसे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, जी आप बहुत बहादुर हैं जी शर्मा जी, इसलिए ये ज़रूरी है कि क्योंकि आपकी पूरी जर्नी जितना आपने बताया ये तो बहुत ही, ये तो एक ट्रेलर है ट्रेलर जो आपने सहा है उसके तुलना में। जी तो और माशाल्लाह आपके जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत हैंडसम है। माशाल्लाह। और तो ऐसा कभी हुआ है कि उनको भी मेन लीड का या वैसा उनकी इच्छा रही हो नहीं या? नहीं, उन्होंने एक मूवी की थी सौदागर, हाँ हाँ, जिसमें उनको मेन विलन का रोल मिला था, अमरीश पुरी के बेटे बने थे मोंटी सौदागर। सौदागर मूवी में। और फिर अब तक 56 में उन्होंने फिर उस हाँ हाँ वो रोल नाना किया। पाटेकर। हाँ हाँ नाना जी के पाटेकर, साथ। और हाँ, उसमें उनका एक्शन भी है, हम्म। एक्शन है प्लस उनका रोल भी है। अच्छा शाहरुख भाई की बादशाह, जेल मूवी, काफी ऐसे पिक्चरें की है उन्होंने। अच्छा अच्छा राम गोपाल वर्मा जी की मोस्टली सारी फिल्में उन्होंने की है। अच्छा अच्छा। बहुत सारी मूवी की है। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिंग रहा है या फिर समय के साथ जब उन्होंने इतना स्टंट कर लिया तो फिर वो अब वही चीज़ पसंद करने लग गए? नहीं स्टंट तो वो करते थे, लेकिन एक्टिंग भी उनको अच्छी लगती थी, और ज़्यादातर उनको नेगेटिव रोल के लिए ज़्यादा वो करते थे। अच्छा वो हमेशा बोलते थे मुझे हीरो नहीं बनना हाँ, है, हाँ। मुझे विलन बनना है, मुझे और वैसे नेगेटिव वो रोल शाहरुख करना है। खान जी ने भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि जब उन्होंने वो विलन वाला रोल किया था बाजीगर में, जी तो वो विलन वाला रोल ही हीरो बन गया था। हीरो बन गया। तो फिर बहुत लोग इसलिए भी वो रोल करना चाहते थे। और ये बात भी हो जाती है कि एक जो सुकून मिलता है हमको, हर इंसान को सुकून किसी एक चीज़ से ही मिलता है। जी जी। तो परवेज जी का किस चीज़ में सुकून था? लाइक एक्टिंग में था या धीरे धीरे काम करते करते स्टंट में? काम में बहुत था। अच्छा। वो अपना 100% काम को देते थे। हम्म। काम के बीच में, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा भी स्टंट करता है, हाँ हाँ तबरेज अच्छा। स्टंटमैन है। तो रामू जी की एक मूवी थी डरना जरूरी है, उसमें एक फायर शॉट था हाँ हाँ जिसमें मेरा बेटा भी था। उन्होंने वो चाहते तो डमी को भी फायर लगा सकते थे, लेकिन हाँ। उन्होंने पूरा मेरे बेटे को फायर लगाया था, पूरा फायर लगा था। और वो काम के वक्त नो डैडी नो हस्बैंड, अच्छा सिर्फ एक्शन डायरेक्टर परवेज फजल खान। अच्छा उनके अच्छा। लिए बेटा स्टंटमैन है तो नहीं, काम उनके लिए ज़रूरी है। तो जब फायर शॉट हुआ तो मेरे बेटा आया और बोलने लगा पापा ओके। तो सारे आर्टिस्ट बोले परवेज भाई आपका बेटा है? ओके। तो उन्होंने बोला हाँ। तो वो वैसे थे, वो काम में तो बहुत, वो आर्टिस्टों को भी नहीं, उनको जो चाहिए वो चाहिए। कितने आर्टिस्टों को तो वो कन्विंस करते थे कि आप रियल करो। हाँ हाँ उन्होंने बाहर की डच फिल्में भी की है, बहुत सी फिल्में की है जहाँ पर उन्होंने आर्टिस्टों रियल काम करवाया। जॉनी गद्दार में भी एक आर्टिस्ट हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है, उनसे भी उन्होंने टेबल पे रियल ग्लास ब्रेक करवाया। अच्छा। ऐसे चीज़ देखते हैं तो उस इंसान के लिए इज्जत और बढ़ जाती है जो अपने कर्म प्रधान होते हैं। वो एक अच्छे एक्शन डायरेक्टर नहीं, एक अच्छे बेटे, एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे बाप, सब क्वालिटी है माशाल्लाह। बहुत अच्छे इंसान है वो, मेरे लिए तो है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। वो तो जो होता है ना कि जैसे कोई इंसान अगर इस दुनिया से चला भी जाए तो उनकी आत्मा चली जाती है, लेकिन वो है ना कि एक मन में वो बात रही जाती है कि कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं, इस यूनिवर्स में हैं। अब आप बता रहे थे अपने डॉटर के बारे में कि उनका रीबर्थ हुआ था। मेरा तो हमारा जब एक्सीडेंट हुआ था तो जो ट्रक वाला था उसको मैं नहीं देखा था। हाँ हाँ और उसको पकड़ लिया गया था क्योंकि बेबी जगह पे गुजर गई। हस्बैंड 1 महीना पूरा वो नानावटी में थे, पूरा 1 महीना थे। अच्छा। उसके बाद में जब अच्छे हुए तो फिर हमको कोर्ट में बुलाया गया था कि मैंने ही देखा था वो टेम्पो वाले को, और मेरी गवाही बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मेरे पर ही डिपेंड था कि अगर मैं इसको अगर पहचानती हूँ तो इसको सज़ा होगी, क्योंकि एक बच्चे की जान गई है और एक आदमी डिसेबल हो गया है। तो मैं जब गई तो मैं और मेरे हस्बैंड गए तो देखा कि वो जो टेम्पो वाला था उसकी सारी फैमिली आई हुई थी, जैसे उसके मम्मी डैडी, उसकी वाइफ, बच्चे, सारे बैठे हुए थे और सारे घबराए थे क्योंकि उनको पता था कि भाई कोई भी माँ अपने बच्चे के दादी को माफ़ करना इम्पॉसिबल है। पता नहीं, मुझे कोर्ट में खड़ा किया गया, उसको भी खड़ा किया गया। जज ने 3 बार बोला हाँ होता का, जोर से बोला। मैंने बोला नहीं सर ये नहीं था, मैं इसको जानती ही नहीं। मेरा मानना ऐसा था। तो आपने पहचान लिया लेकिन आप मना कर दिए? हाँ,
क्योंकि इसने किया है। तो मैंने बोले इसको पकड़ा गया है, पब्लिक ने पहचाना है, आप क्यों मना कर रहे हो? मैंने बोला नहीं सर ये नहीं था, मैं बोल रही हूँ ना। आप बोले नहीं पब्लिक ने सब पकड़ा। मेरी पब्लिक ने पकड़ा होगा तो क्या आपने मुझे बुलाया है ना इसके लिए। तो मैं बोल रही हूँ कि ये वो था ही नहीं। तो आपने ऐसा क्यों किया? मेरा मानना ऐसा है कि वो उसने जानबूझ के नहीं किया। एक हादसा होता है, वो कोई हमारा दुश्मन नहीं था या कोई ऐसा नहीं था कि जानबूझ के हमारा एक्सीडेंट कर दिया। तो ये एक हादसा था जो हो गया। अगर मैं उसको सजा दिलाती तो ये मैं उसके साथ में गलत करती, मेरी दुश्मनी हो जाती कि नहीं इसने मेरी बच्चे की जान चली गई, मेरा आदमी डिसेबल हो गया तो मुझे तो इसको सजा दिलाना है। तो फिर कोई फर्क नहीं रहता। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने जो अल्लाह की मर्जी है उसके उस मर्जी के बीच में आप आए अपने इस झूठ से जी। तो आपको फिर उसका मलाल रहा है क्या भविष्य में जब आप ऐसे याद करते हैं उस समय को? हाँ, मैं वो बंदे को तो कभी याद नहीं करती हूँ क्योंकि एक बार दिल से उसको माफ़ कर दिया। और शायद उसी की दुआओं से जब मैंने ये सब हो गया तो उसकी फैमिली आई, वो भी आया, तो मैंने उसको एक ही बार बोला भाई आप संभाल के चलाओ क्योंकि हर माँ मेरे जैसी नहीं होती है। मैंने उसको भी देखा था और उसके परिवार को भी देखा था क्योंकि मैंने अपना परिवार खोया, मेरी बच्ची खोई, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसको सज़ा मिले तो उसके वजह से उसके बीवी बच्चे उसके माँ बाप से वो अलग हो जाए। ये तो बहुत ही नेक सोच है आपकी। हाँ। जो और बहुत बड़ा दिल है आपका जो ऐसा कर पाए आप, क्योंकि आपकी जगह मुझे नहीं लगता कोई और होता तो ऐसा कोई फैसला लेते। नहीं, वो उसके लिए भी मुझे मेरे इन-लॉज सुना रहे थे कैसी माँ है। हाँ। तूने बच्चे को उसको जाने कैसे दिया, क्यों छोड़ दिया, ऐसा बहुत सुनने में आया मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगा और मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। वो आके बोले मैं जिस क्षमा को जानता हूँ वो ये है, मुझे पता था तो उसको माफ़ करेगी। तो इसी वजह से शायद ऐसा हुआ है कि वो आपको ब्लेसिंग्स मिली और वो रीबर्थ हुआ। हाँ, उसी की शायद ब्लेसिंग से आफ्टर 17 इयर्स मेरे बेटे के यहाँ बेटी हुई। ओके। उसका नाम हमने तहसीन रखा। और जब वो 4 साल की थी वो बच्चा विंडो पे खड़ा हुआ और उसने बोलना चालू किया मम्मा मेरे सर पे लगा था, मैं ऐसा गिर गया था बाइक का, हम सब बैठे थे, ये भी बैठे थे, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, फैमिली वाले। मैंने बोला क्या बोल रही है? बाद में जब हमने गौर किया तो वो सारे एक्सीडेंट की वाकया बता रही थी कि वो उड़ के गिरी, उसको लग गया, पापा को लगा। तो उसने सारा कुछ हमको बताया एकदम एज इट इज जैसे हुआ था। और उसी वक्त उसने बताया, अब उसको कुछ याद नहीं है लेकिन पर्टिकुलर वो टाइम पे उसने सारा कुछ बता दिया। और वो अभी भी मुझे मम्मी और उनको पापा ही बोलते। तो जो हम सुनते हैं रीबर्थ की बात वो सच है। हाँ, मेरे यहाँ तो सच हुई है। तो अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए कि जैसे इंस्पिरेशन कौन है आपकी लाइफ में जिनसे आपने हमेशा प्रेरित हुए हैं और आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन मिला है? एक मेरे डैडी और एक मेरे हस्बैंड। और जैसे फिल्म जगत में भी कोई ऐसे सपोर्ट सिस्टम बने हैं आपके लिए जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया हो? शाहरुख भाई के लिए मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे जब हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने ही हमको बहुत मदद करी थी। अच्छा। और मेरे लिए दिल से दुआ है शाहरुख भाई के लिए कि उनके वजह से वो बचे। तो हमारे लिए तो मेरे लिए तो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़े शाहरुख भाई। वो तो सबके लिए है। हाँ, और मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको इतना कामयाब करे, उनके पूरे परिवार को अच्छा रखे। तो अगर आपका फ्यूचर प्लान हम जानना चाहें कि जैसे अभी तो आप बहुत टाइम से ये मॉडलिंग लाइन में भी हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं अपने लिए? मैं फ्यूचर में अपने आप के लिए, बचपन में तो मुझे एक ही शौक़ था कि मैं रैंप वॉक करूं, राउंड जीतूं। वो मैंने हासिल किया। और मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर बंदा ठान ले या सोच ले कि मुझे ये करना है तो मेरे साथ तो जो मैंने सोचा वो हुआ। वो तो है। और आगे का भी मैं चाहती हूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर और ये इसी में वीडियोस मेरी अच्छी जाए, मैं अपने आप को बड़े पर्दे पे भी देखना चाहती हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तो अभी तक शमा जी आपने क्या क्या काम किया है, लाइक मूवीज़ में? मुझे एक्चुअली बीच में एड्स के और इसके लिए आता था लेकिन मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि बच्ची छोटी थी तो घर संभालना,
तो उसी में मैंने ज़्यादा वक्त दिया था। मुझे अच्छा। अमिताभ बच्चन जी के साथ में भी ऐड के लिए आया था। अच्छा अच्छा। तो जब मैं पूरा हिल गई थी कि हाँ, मैं तो एक लिपसिंग आर्टिस्ट हूँ, मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के सामने अभी हाँ, फिलहाल रेडी नहीं हूँ। हाँ हाँ। ऐड के लिए आया था मुझे। तो आपने कोई सपोर्टिंग रोल आज तक वैसे हाँ। कोई रोल किया है? नहीं जैसा कुछ? आज तक किया नहीं। अच्छा। लेकिन आए हैं मुझे, हम्म। क्योंकि जो कि मैं घर में ही ज़्यादा वक्त अपने बच्चों को दिया था, इसके लिए मैं बाहर निकल नहीं पाती थी। अभी बच्चे बड़े हो गए, बेटी भी 11 साल की हो गई है, तो अभी अगर कोई भी रोल आएगा तो आई विल डू इट। तो जैसे एक बॉलीवुड में इस तरह से है कि सब सेलिब्रिटी अपने आप को एज को एक नंबर ही मानते हैं। हाँ जी। और हमेशा सोचते हैं कि अगर उनको जीवन में कुछ करना है तो चाहे कोई भी उम्र हो, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्होंने 45 इयर्स के बाद भी शुरुआत करी जी। और उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जैसे बोमन ईरानी जी भी है एक जी। उदाहरण है, जिन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। तो और शाहरुख खान जी हैं, सलमान खान जी हैं, जो मैंने भी 45 के बाद ही शुरू किया है। हाँ। सो वो कहने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे मेल एक्टर्स जो हैं वो अपने समय को उन्होंने जैसे रोक रखा हो और वो उस तरह के रोल कर रहे हैं कि एक्टर भी। तो आप भी अपने आप को एज अ एक्ट्रेस देखते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि मुझे वैसे रोल, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आप क्या चाहते हैं। ज़्यादातर लोग जब मुंबई में स्ट्रगल करते हैं तो ऐसा माहौल बन जाता है कि जब उनको 1 साल 2 साल, क्योंकि पेशेंस नहीं होता, सब्र सब नहीं कर पाते, आप में तो बहुत है। और सब्र अगर नहीं हो तो अपन वो काम भी कर लेते हैं जो चीज़ हमको सेकेंडरी मिलती है। तो आपके लिए प्राइमरी क्या है? अगर आप अपना भविष्य इस लाइन में देखते हैं तो आप फुल फ्लेज्ड एक्ट्रेस बनना चाहते हैं या आप सपोर्टिंग रोल के लिए भी ओके हो? मैं सपोर्टिंग रोल के लिए भी ओके हूँ, जिस तरीके का भी रोल मिले, लेकिन हाँ। अच्छा रोल मिले। लेकिन आप प्राइमरी कॉलिंग क्या है आपकी? आपके मन में कोई हसरत है क्या कि जैसे आप मेन एक्ट्रेस बनना चाहते हैं? देखिए, मेन एक्ट्रेस तो अगर कोई वेब सीरीज में हो, एक्चुअली है ना, आजकल के लोग के दिमाग में ये हो गया कि अरे ये तो इंस्टाग्राम में लिपसिंग करते हैं, तो हम लोगों को जल्दी कोई अप्रोच नहीं करता, अरे ये लिपसिंग करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो अगर कोई हमको मौका दे, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, लेकिन हाँ मेरे में उतनी बात है कि मैं वो रोल को कर सकती हूँ। वो है। हाँ हमने देखा है आपके इंस्टाग्राम के वीडियोस, क्योंकि मैं उसमें एक्टिंग का टैलेंट है आप में बहुत। क्योंकि मैं अपना 100% देती हूँ। लिपसिंग करना भी आसान काम नहीं है। हाँ। सबको क्या लगता है अरे लिपसिंग आर्टिस्ट, हाँ। लेकिन आप देखो कि हम किसी का लिपसिंग कर रहे हैं, उसको हाँ। सुन रहे हैं हाँ। और अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, उसको सुन के एक्टिंग करना कोई और 3-3 मिनट का 2-2 मिनट का, मतलब ये जोक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग जो चीज़ नहीं करते, जो चीज़ जो नहीं पाते, वो लोग पीछे से कमेंट करना बहुत आसान होता है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करता था तो ऐसा नहीं था कि जैसे उनको पता है कि वो किस प्रेशर मोमेंट में होते थे, जब वो अच्छा नहीं खेल पाते थे तो जो ऑडियंस होती थी वो इतना कुछ कह देती थी कि इतनी अच्छी बॉल थी, इतनी आसान बॉल थी, आप नहीं कर पाए। तो दूर से सबको लगता है कि आसान है ये सब, लेकिन आपके अगर वीडियोस देखे हैं तो उसमें बहुत सच्चाई है आपके एक्टिंग में जी। क्योंकि आप एक तो आप किचन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उस हिसाब से बनाते हो और घरेलू वीडियोस बनाते हो जी। और आपके फेस एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे हैं जी। जो आप अपने, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फेस एक्सप्रेशन ही है अगर एक्टिंग की बात करें, तो आप खुल के एक्टिंग करते हैं। इस वजह से मुझे भी ऐसा लगता है कि आप एक सफल एक्ट्रेस बन सकते हैं इंशाल्लाह। तो आई एम श्योर अगर कृपा होगी तो ज़रूर आपको मौका मिले, हम तो यही चाहेंगे आपके लिए। बस मैं भी उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि किसी की नज़र मेरे पे पड़े, मेरे अंदर की जो एक्ट्रेस है वो बाहर निकले। और किचन में बहुत सारे लोग ड्रेसिंग के ऊपर भी मुझे बहुत बोलते हैं कि आप ऐसा ड्रेस पहनते हो, आप दूसरा एकदम मॉडर्न ड्रेस पहनिए। ये तो मुझे लोगों ने यही घर के ड्रेस में ज़्यादा पसंद किया है, तो मुझे ऐसा लगता है जो उनको चाहिए मैं उनको देती हूँ। ऐसा नहीं है जैसे मैं मॉडलिंग में जाती हूँ तो डिफरेंट होती हूँ, किचन में होती हूँ तो डिफरेंट होती हूँ। मेरा हर एक कैरेक्टर अलग अलग ही होता है
और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कॉमेडी करती हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत हर शौक है तरह कि के। मैं कोई नेगेटिव रोल करूँ। अच्छा अच्छा। मुझे अभी रिसेंटली कमेंट आया था कि मैम आपका फेस बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन आप अगर नेगेटिव रोल करेंगी तो अच्छे लगेंगे। मैंने बोली आई विल लव टू डू इट। देखा जाए तो कॉमेडी सबसे डिफिकल्ट जॉनर है, हाँ जी। और वो चीज़ आप अच्छी करते हैं। और फिर क्या है कि लोग ना, ऑडियंस जो है वो पागल तो नहीं है, और वो अच्छे से भांप लेती है कि कौन कैमरा कॉन्शियस है, कैमरा शाय है, और ये भी भांप लेती है कि किस में क्लैरिटी है, कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जब हम एक्टिंग करते हैं। हाँ जी। तो ज़्यादातर अब जैसे आपको बोला जाता है कमेंट में कि आप मॉडर्न कपड़े पहन के एक्टिंग करो, तो वो तो अजीब बात हो जाती है कि जब आप कोई घरेलू रोल कर रहे हो हाँ जी। तो ऑब्वियसली आपका पहनावा भी वैसा ही होगा, जी। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है। हाँ जी। और अगर कोई उस तरह पहनावा बदल दे और एक्टिंग घरेलू करे तो ऑडियंस उसको अच्छे से रेसिप्रोकेट भी नहीं करती है, और ये दर्शाता है आपके रिजल्ट से, जो आपको इतने अच्छे फॉलोअर्स मिले, इतने व्यूज़ मिले, तो कहीं वो सच्चाई है आपके काम में, इसीलिए तो मिले। इसीलिए मिले। लेकिन एक बात और भी है कि लोग बहुत अलग अलग कमेंट करते हैं। किसी को ये है कि आप किचन में ही बना रहे हो, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसा है कि जो चीज़ वो पकड़ लेते हैं ना, वो बस उनको वही चाहिए। हाँ। जैसे अभी मेरी वीडियोस उन्होंने किचन में पकड़ ली, और बहुत सी ऐसी आजकल आप देख रहे हो महिलाएं हैं जो वुमेन्स है, वो लोग किचन में खाना पकाते पता नहीं इंस्टाग्राम को वो इंडियन वुमेन्स वो बहुत पसंद आती है उनको। बहुत सी ऐसी लेडीज है जो अभी रेडी होके साड़ी, मंगलसूत्र ये सब पहन के उनको भी व्यूज आते हैं। लेकिन मेरा बस अभी किचन में ही चल रहा है, और मेरी भी ऑडियंस है जो कमेंट करती है कि हम भी आपको बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं, बिग बॉस में देखना चाहते हैं। अच्छा। तो है ऐसे, और ज़्यादातर तो लेडीज़ ही हैं। हाँ। जो मेरी इतनी फ़ैन है, और जहाँ भी जाती हूँ बहुत इज्जत मिलती है। और मेरा इंस्टा पे आने का एक और भी मकसद है कि मैं बहुत डिप्रेशन में रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी 30 ईयर्स से मिसिंग है। डैडी कैंसर से गुजर गए, बेटी का ऐसा, हस्बैंड भाई का। तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। फिर कितना मेडिसिन खाऊं, कितना और हूँ, फिर मैंने बोला नहीं, अब मुझे बाहर आना है। मैं खुद भी हंसूंगी और मैं लोगों को भी हंसाऊंगी। तो मैंने ये कॉमेडी का जॉनरा पकड़ा। अब मैं उनको भी हंसाती हूँ और खुद भी हंसती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे टेंशन नहीं होता है, लेकिन जब टेंशन होता है तो मैं ज़्यादा हंसाती हूँ। वैसे भी ये जो बात आपने कही है ना, इससे मेरे को शाहरुख खान जी की भी एक बात याद आती है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, और ऐसी चीज़ें ही देखी है जहाँ पे उनके फादर मदर सबसे इम्पोर्टेंट रहे हैं उनके लिए। और जब उन्होंने अपने मदर को खोया तो उसके बाद ही वो दिल्ली से मुंबई आए। तो जब तक वो दिल्ली थे तब तक उनका यही था कि प्लान कि वो सीरियल करेंगे। लेकिन मुंबई आने के बाद उन्होंने उनके मदर के देहांत के बाद उनका भी एक ऐसा चेंज आया कि वो पिक्चरों की तरफ रुख ले लिया उन्होंने। और ये पूरी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा हुआ कि हमें एक बादशाह मिला। तो और उनका भी ये कहना है कि जब कोई, जैसे वो भी एक सिचुएशन ऐसी डील कर चुके हैं, जैसे उनके सिस्टर के साथ रहे वो, और मदर के साथ और फादर के साथ, जो उन्होंने बहुत कम उम्र में उनको खो दिया। तो उस चीज़ को वो कभी भी अपने पे हावी नहीं होने दिए, और वो अपने आप को हमेशा उस चीज़ के ऊपर ही लेके आए। कहीं जैसे आपने अपने एग्जाम्पल से बताया कि टेंशन आपको भी होती है, लेकिन आपने ये फैसला ले लिया कि मैं उस चीज़ को अपने पे हावी नहीं होने दूंगी। ये बहुत बड़ी बात है। और आप थोड़ा अपना जोश टॉक के बारे में बताएं, वो अनुभव कैसा रहा? आपने अभी रिसेंटली एक वीडियो किया भी है। उसमें तो उसमें आपने वो फैसला आपने क्यों लिया था? जोश टॉक पहले तो मुझे बोला गया था कि आपको अपनी लाइफ के बारे में बताना है। तो मैं पहले अपनी लाइफ के बारे में, मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मैं, लोग बोलते आपने अपनी बेटी का भी डेथ का एक कंटेंट बना दिया है, ऐसे भी कमेंट आते हैं मुझे। तो ये कंटेंट नहीं बना था, ये मैंने अपने लाइफ में जो हुआ था वो मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है, आप लोग हिम्मत मत हारो, आप अकेले नहीं हो। राइट। आप इन सब चीज़ों से बाहर आओ। अगर मैं आ सकती हूँ तो आप लोग भी आ सकते हो। और बोलते हैं ना, माफ़ करना बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने किया है, ऐसा नहीं कि आप हर किसी को माफ़ करो। राइट। अभी तो क्या है कि माहौल ऐसा हो गया है कि छोटी छोटी बात पे लोग लड़ लेते हैं। और
इतना मन मुटाव हो जाता है कि सालों तक बात नहीं करते। इस ऐसे माहौल में आप एक ऐसा उदाहरण बन जाएंगे जो माफ़ करना सिखाता है, और ये बहुत बड़ा गुण है आप में, क्योंकि लोग ऐसी ऐसी बातों पे चिढ़ जाते हैं, मन मुटाव रख लेते हैं, जिन बातों पे अगर वो खुद कुछ समय बाद सोचें तो उनको खुद लगे कि ये कोई बात ही नहीं थी नाराज़ रहने की। तो जब आप ये बोलते हैं कि आपने उस इंसान को भी माफ़ कर दिया जिसने वो हादसा किया, तो ये बताता है कि आप कितने ऊंचे दर्जे के इंसान हैं। और ये एग्जाम्पल शो होगा सारी महिलाओं के लिए भी, जो जीवन में बहुत छोटी छोटी बातों पे भी रिएक्ट करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। आज आप देखिए कितनी हाउसवाइफ्स हैं जो हमेशा अपने आप का परिचय इस तरह देते हैं कि मैं तो सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, जो कि ये कहना ही बहुत गलत बात है, क्योंकि बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करना, और प्रकृति ने जो उनको वरदान दिया है कि वो क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ ला सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद इतना मल्टीटास्किंग का जो वो एक्सपर्ट हैं कि वो हर काम बखूबी निभा लेते हैं, और चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हस्बैंड एक बार फिर भी डिटैच हो जाता है उन इमोशंस के साथ, बच्चों को भी एक बार डिटैच कर दे, लेकिन एक महिला कभी नहीं करती। ये जो चीज़ें बताती है कि वो कितने ग्रेट हैं। और फिर जब वो ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक हाउसवाइफ है, तो मुझे भी बहुत हैरानी होती है कि वो अपना इंट्रोडक्शन इतना लाइटली क्यों देते हैं। सो आई ऑलवेज फील कि एक तो महिला है तो वैसे ही बहुत स्ट्रेंथ है उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, और आई एम श्योर उनको ना बड़े बड़े सीनियर रोल्स भी मिलने चाहिए। क्योंकि ना कॉरपोरेट में भी उनको इस तरह से एक स्टिग्मा बन जाता है कि ना आप अगर इस रोल में हैं आपको, लेकिन उनके दिमाग में जो बॉस होते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि आप नेक्स्ट जो है आपकी अब क्या शादी होने वाली है, और अगर शादी हो गई है तो क्या आपका प्लान क्या है टू हैव अ फैमिली। तो ये सवाल उनके आते हैं ये सोचते हुए कि क्या वो आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको अच्छे से निभा सकते हैं या नहीं। तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि ये सवाल कितना गलत है उनसे पूछना, जज करना, अपने आप ही ये सोच लेना कि उनकी पोटेंशियल क्या है बजाय उनको मौका देने के। सबसे बड़ी बात ये है कि बिना मौका दिए आप किसी के बारे में जजमेंट कैसे पास कर सकते हो। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी ये चीज़ होती है कि फीमेल सेंट्रिक रोल्स बहुत कम मिलते हैं। बॉलीवुड में तो मेल सेंट्रिक रोल्स ही ज़्यादा होते हैं। हालांकि उस समय से चीज़ें थोड़ी बदली है, लेकिन उसमें भी बदलाव और ज़्यादा ज़रूरी है। बॉलीवुड में एक है कि मेल 60 तक भी चलते हैं, हाँ, हीरो 60 इयर्स के भी, लेकिन अगर फीमेल 30 या 35 पार कर गई, उसके चेहरे पे अगर थोड़ा भी कुछ हो गया तो वो फिर आपको वो रोल्स मिलना बंद हो जाते हैं। लेकिन ये दौर पे आजकल जैसे आप शिल्पा शेट्टी को देख लो, इन्होंने ऐसा बना के रखा मलाइका है, अरोड़ा हो गए, मलाइका बहुत एग्जांपल्स हो गए। ये लोगों ने ऐसा बना के रखा है कि 50s में भी दे आर रॉकिंग एंड दे आर प्रूविंग दैट एज इज जस्ट अ नंबर, और वो चाहे तो किसी भी लेवल तक अपना काम अच्छा कर सकते हैं, बस उनकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अब लोग नीयत के बजाय ये सोचते हैं कि एक स्टिग्मा अटैच कर देते हैं, ये नंबर है, इस एज के बाद उनको वो रोल मिल ही नहीं सकते। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर को भी इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। तो अगर एज अ लेगेसी, अगर ये हम पूछें आपसे कि इतना कुछ आपने देख लिया, तो आप जब इस दुनिया से जाएं तब आप क्या सोचते हैं, कैसी लेगेसी आप छोड़ना चाहेंगे? जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे वही पडाल के नाम से पहचाने जो लोगों को हंसाती थी, और अपने आप को जैसे मैंने बाहर निकाला है, लोग टेंशनों से बाहर आए और अपनी खुल के लाइफ जिए। बहुत सी औरतें हैं जो अभी भी अंदर ही घुट के रह गई हैं, जो बाहर ही नहीं आना चाहती। जैसे मैंने बोला कि मैं बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं रैंप वॉक करूं और मॉडलिंग करूं, जो कि पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरा वो लाइन ही नहीं थी। और टोटली मैं हाउसवाइफ थी, बच्चे संभालना, घर संभालना, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने तो शादी के बाद 10th किया, तो मुझे ऐसा लगता था ये मेरा सपना ही होगा। लेकिन बाद में मैंने बोला नहीं, जो मैंने सोचा था वो मैं करके जाऊंगी। तो मैं हमेशा लोगों के दिल में रहना चाहती हूँ कि लोग मुझे याद करें कि पडाल थी जो हंस के उसने अपनी ज़िंदगी जी और हमको भी हंसाया।
ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। हाँ असल में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है जीवन में तो नॉर्मली ताने मारने लग जाती है समाज, इन लॉज, और ये ब्लेम करते हैं औरतों को जी कि तुम्हारी वजह से हुआ ये चीज़। वही। और वो ताना इतना बुरा लगता है क्योंकि ऑलरेडी आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी एक प्रॉब्लम के साथ। तो आपने जैसे बताया कि उस टाइम भी आपको ताने मिलते थे। मुझे तो बहुत ताने मिले थे। मुझे तो यही बोला गया था कि एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने बोला था कि वो सबवे से आप राइट ले लो, सिर्फ इतना ही बोला था। हाँ उस खाली राइट की वजह से मुझे इतना ताना मारा गया कि आपके वजह से ही एक्सीडेंट हुआ। घर में तहसीन बैठी थी, आपने क्यों बोला बाहर चलने के लिए, मतलब जो सारा कुछ हुआ। मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ ऊपर वाले से कि बचपन से लेके अभी तक मैंने जो फेस किया है तो मैंने अभी आपको सिर्फ 25% ही बताया है। 75% तो किसी को पता ही नहीं है जो अभी तक मैं फेस करते आ रही हूँ। और दोस्तों के नाम से तो मुझे बहुत बड़ी एलर्जी है। मैं सिर्फ सबको यही बोलूँगी कि दोस्त रखो, सोच समझ के रखो। हर मैं आजकल देखती हूँ इंस्टा पे, ये मेरा अच्छा दोस्त है, होते होंगे लेकिन लाखों में कोई 10% दोस्त होंगे जो अच्छे होंगे, क्योंकि मेरे साथ तो ना दोस्त अच्छे ना रिश्तेदार अच्छे। इनसे भी बहुत बड़ा धोखा मिला है मुझे, हर रिश्ते से मिला है मुझे। तो जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं और अपनी युवा पीढ़ी भी इस चीज़ में जब इन्वॉल्व होती है कि दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते हैं, उसमें विवेक नहीं रखते कि हम किस तरह से चुनाव करें दोस्तों का, तो आप युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा वैलिडेशन के लिए आजकल जीती है समाज में? ऐसे लोग, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, अब लोग ज़्यादातर फ़ोन में इन्वॉल्व रहते हैं और फ़ोन में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि उनका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। वो किसी को भी दोस्त बना लेते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो विश्वसनीय होगा। तो ऐसे पीढ़ी जो इतना गलत दिशा में जा रही है, जहाँ पे वो लोग टैलेंट या स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे, वो लोग उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं जो उनको शॉर्टकट से सक्सेस दिलवा दे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैंने जहाँ तक के मेरी बात है, मेरे को तो कोई भी अच्छा दोस्त मिला ही नहीं। और जो ये लोग करते हैं, जो आज ये कर रहे हैं, वो मैंने भी कर चुकी हूँ कि दोस्तों पे भरोसा करना, अरे यार ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये बहुत सब कर लिया मैंने। तो जब यंगस्टर रहते हैं ना तो उनको पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। उनको ऐसा लगता है कि मम्मी गलत बोल रही है, पापा गलत बोल रहे हैं, हमको दोस्ती करनी। जब तक हमारे पे जब वो चीज़ नहीं पड़ती है ना, जब तक हमको नॉलेज नहीं आता है। मैं तो यही बोलूँगी दोस्ती रखो लेकिन सोच समझ के रखो। और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे माँ बाप है, इनसे बड़ा दोस्त आपको मिल ही नहीं सकता। अगर माँ बाप कोई चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं तो ये सोचो कि वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। और जिस भी औलाद ने अपने माँ बाप की बात सुन ली वही आगे कामयाब होगा। और दोस्त, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे दोस्त बुरे होते हैं, जो मुझे मिले तो सबको ही होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्ती रखो, सोच समझ के रखो, और दोस्तों पे इतना डिपेंड मत हो जाओ। अरे ये मेरा दोस्त है, उसके लिए रो, उसके लिए अगर वो ना मिले तो यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा सब मत करो। दोस्त रखो, हाँ वो आया, आप लोग गए, घूमे फिरे, आ गए, बस उसको मतलब यहाँ पर मत। राइट, ये बात आपने सही कही है। आजकल ऐसा भी होता है कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, लोग अपने जो रियल गोल्स हैं उनको समझते नहीं है, अपने पर्पस को नहीं समझते कि वो इस जीवन में आए क्यों हैं। वो लाइफ को बहुत ही लाइटली लेने लग गए हैं, जो कि बहुत ख़राब है उनके लिए ही। क्योंकि जीवन इसलिए है कि हम आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं। तो जब आप देखते हो कि लोग सोशल मीडिया में इतना समय बिताते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, जिस स्क्रॉलिंग से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और ना ही उनको कुछ ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है, तो और इस वजह से उनके रियल गोल्स मीट नहीं हो पा रहे हैं। तो जो समझ उनको 40 साल में मिलेगी, 45 साल में मिलेगी, अगर वो समझ वो 20-21 साल में पा लें या फिर अपने माँ बाप की बात माने और पढ़ाई में ध्यान दें, स्किल्स पे ध्यान दें, अपने स्किल डेवलपमेंट में, इस बात को समझें कि समय सबसे बड़ा अनमोल चीज़ है जो आपको मिला है, वो कभी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ों पे काम नहीं करके अगर अपन डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं तो ये आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रही है हमारी जो युवा पीढ़ी?
मैं आपको एक बात बताऊं, इंस्टाग्राम पे आजकल क्या चल रहा है पता है कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। हाँ। सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं सब इंस्टा पे आ गए हैं, वो रियल कंटेंट बना रहे हैं। और बहुत से ऐसे मैंने सुना है लोग ऐसे हैं कि यूट्यूब से उनको पैसे आ रहे हैं, फेसबुक से पैसे आ रहे हैं, तो जो उनका जो काम है वो छोड़ देते हैं। हाँ। कि भाई हमारे, और ये भरोसे पे रहते हैं कि हम ये गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, यूट्यूब से तो पैसा आ रहा है। तो मैं आपको बोलूंगी कि ये ऐप है, जैसे टिकटॉक बंद हुआ, हाँ। मान लो इंस्टाग्राम बंद हो गया, हाँ। यूट्यूब बंद हो गया, तो फिर आप Right, कहाँ जाओगे? तो बहुत से लोग अपना जॉब भी छोड़ रहे हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे आने के लिए। तो मैं ये बोलूँगी ये सब मत करो। आप इंस्टाग्राम को आप एक अपना ऑल्टरनेटिव रखो कि भाई मुझे वीडियोस बनाना है। जैसे मैंने कुछ इतना सोचा नहीं है कि मेरे को वीडियो डालना है, बस आए नहीं आए, मैंने उसको एकदम डीपली नहीं गई हूँ कि अभी जैसे मेरा भी 4 साल से फॉलोवर्स का बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। आपने सुना होगा रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर ने अपनी जान ले ली क्योंकि उसके फॉलोवर्स कम थे। शी वाज ओनली 25 इयर्स ओल्ड। तो ये गलत है। बच्चे आजकल फॉलोवर्स, लाइक्स, व्यूज, कंटेंट, इसके पीछे भाग रहे हैं। और माँ बाप तो बोलते हैं लेकिन वो सुनते नहीं। फेम आजकल बच्चों को बस ये इंस्टाग्राम पे पैसे आ रहे, फेम आ रहे, आएगा, लेकिन आप उस फेम के चक्कर में अपनी जो जिंदगी है वो बर्बाद मत करो। वायरल देखो, इंस्टाग्राम पे आप एक वीडियो डालोगे, आपकी कब, जैसे अभी वो 10 रुपए का बिस्कुट शादाब जी है, माशाल्लाह अभी वो इतना फेमस हो गए सिर्फ उनके एक डायलॉग की वजह से। तो वो उससे असल में उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनका फोकस भी टूट रहा है। हाँ। अब जैसे आप रील्स देखते हो ना, तो ये रील्स बार बार देखने से एक बहुत इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूथ को हो रही है कि वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। अब उनको अगर ये बोला जाए ना कि 1 घंटे तक बैठ के सिर्फ ये पॉडकास्ट देखना है, तो वो नहीं देखेंगे। लेकिन वो जो रील्स हैं, हाँ, वो 4-5 घंटे देख लेंगे, जो कि उनके लिए ही प्रॉब्लम बन रही है। हाँ जी। इंस्टाग्राम एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से बुरा मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग अपना झगड़ा, गलत बातें, गलत वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। हाँ। उससे भी आजकल के बच्चों के दिमाग पे बहुत असर हो रहा है। हाँ। पहले तो साथ में बैठ के बच्चे नहीं देख सकते थे, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम पे इतना सब हो गया है, हर चैनल पे हो गया है। जबकि रिस्ट्रिक्शन आती है कि भाई गलत वीडियो डालोगे तो अंडर गाइडेंस जाएगी। लेकिन काफ़ी ऐसी वीडियोस है जिस पे इंस्टाग्राम की नज़र ही नहीं जाती है और वो चीज़ बच्चे देखते हैं और फिर बच्चों बिगड़ते हैं। उनको भी रहता है कि हम भी ऐसी वीडियोस बनाए, पैसे अर्न करें। आजकल शॉर्टकट हो गया है। और इसमें एक बात ये है कि अब रिश्तों को अहमियत नहीं दी जाती। जैसे आप अगर समय बहुत निकालेंगे फ़ोन में, तो जो बगल में इंसान है, जो आपका पार्टनर है या आपके बच्चे हैं, तो जितना समय आप सोशल मीडिया को दे रहे हो उतना समय तो आपने अपने बच्चों को नहीं दिया ना। और आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट अगर आप किसी को दे सकते हो तो वो या तो आज़ादी है या फिर वो समय है। तो ये दोनों चीज़ ही नहीं मिलती है, कोई देता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप समय सोशल मीडिया को दे रहे हो 5 घंटे 6 घंटे, और उनको खुद को नहीं पता कि ये कितनी बड़ी बीमारी बनने वाली है उनके लिए। उनका फोकस टूट रहा है, वो बेसिकली माइंड उनका पेन में जा रहा है। वो आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते अगर वो डिप्रेस होने लग जाएंगे। डिप्रेशन हो रहा है बच्चों में, व्यूज़ को लेकर, लाइक्स को लेके, कमेंट्स को लेके, मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे। काफ़ी ऐसी औरतें जो रो रो के वीडियो बना रही है कि मुझे फॉलो करो, मुझे ये नहीं कर रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है। बहुत सारा ऐसा चल रहा है। और एक तो व्हाट्सएप पे आजकल बहुत शॉर्टकट हो गया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। पहले का टाइम था कि लोग आते थे, कॉल करते थे, सारा कुछ शॉर्टकट हो गया है। अगर हमको शादी का कार्ड भी भेजना है तो व्हाट्सएप पे भेज दिया, आप शादी में आइए। पहले के लोग घर पे आते थे, सारा चीज़ शॉर्टकट हो गया है, बहुत फॉर्मल हो गया है। हाँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं ना कि सामने बैठ के बात करने में, मिलने में, वो सब व्हाट्सएप पे नहीं होता। और इस वजह से लोग रिश्तों की अहमियत नहीं करते। और वो रिश्ते जो पहले बहुत समय तक चलते थे, निभाते थे, लेकिन अब छोटी मोटी झगड़ों की वजह से भी टूट जाते हैं, विच इज़ डेंजरस फॉर इंडियन सोसाइटी। इंडिया तो अपने कल्चर के लिए माना जाता है, और जो शर्म महिलाओं का गहना होता था वो आज उसकी कोई बात ही नहीं रही। तो जैसे डेफमेशन होता है कि किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट का, वो
बॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा होता है, जी जहाँ पे आपको जज किया जाता है आपकी ब्यूटी से, जी आपके स्किल्स और आपके टैलेंट के बारे में कोई नहीं सोचता। जी वो ये नहीं देखता कि इस इंसान के पास एक ब्रेन भी है जी जो ब्यूटीफुल हो सकता है। तो औरतों के साथ तो ये चीज़ ज़रूर होती है कि उनको सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड से ही जज किया जाता है। जी और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मी टू मूवमेंट भी आए हैं, ऐसी चीज़ें भी सामने आई है जहाँ पे महिलाएं आगे बढ़ के बोलती हैं जो उनके साथ बुरा होता है। हाँ जी और इंडिया में ये सब चीज़ें देखने के बावजूद कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जहाँ पे आप ये रिपोर्ट करो तो सुनवाई हो सके। जी आप भी इतने समय से इस इंडस्ट्री में हैं, तो क्या आपने कभी कोई गलत मोमेंट को जिया है जहाँ पे आप ऐसे ही किसी सिचुएशन में आए जहाँ कोई जैसे कास्टिंग काउच वाली बात हो गई या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जो अनवांटेड एडवांसेस के तौर पे आपने फेस किया हो? क्योंकि आपने जो ज़िंदगी जी है, आपने जो तकलीफ़ें देखी है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और एक इंसान का जो स्ट्रगल होता है वो उसी के लिए अनमोल होता है, जी जी दूसरे इतना नहीं समझ पाते। हाँ जी तो क्या आपने कभी ऐसा कोई मोमेंट देखा है जब आपको लगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं और लोग इतनी गलत बात कह कैसे सकते हैं? मैंने भी फेस किया है 2-3 जगह पे, लेकिन फिर एक हो जाता है कि मेरे पीछे जो मेरे हस्बैंड का नाम है, शुरुआत में तो सब यही सोचते हैं, जब मैं उनके बारे में बताती हूँ तो उनका जो रवैया रहता है हाँ वो चेंज हो जाता है कि अच्छा। अरे, ये तो उनकी वाइफ है, हाँ ये तो परवेज खान की वाइफ है, ऐसा है, तो हो जाता है। लेकिन जब शुरुआत होती है तो लोग बोलते हैं, वो मैं खुल के नहीं बता सकते हो। अच्छा, तो आप अपना परिचय शुरुआत में तो एज शमा ही देते होंगे? हाँ, पटाल ही देती हूँ मैं कि फिर आप जब बोलते हैं कि मैं परवेज जी की वाइफ हूँ, हाँ तो फिर उनका रवैया बदलता है। और फिर बाद में तो अभी ऐसा होता है कि अगर कोई मुझे बुलाता भी है तो मैं बोलती हूँ, भैया आप मेरे घर पे आ जाइए, हाँ बैठ के चाय पीते हैं, बात भी कर लेंगे। सही बात तो है। मैं मोस्टली बाहर नहीं जाती हूँ मिलने। कभी कभार किसी को, अभी मैं निकलने लगी हूँ, 1-2 जन को मैंने मिल ली हूँ, नहीं तो मेरा एक ही है कि अगर आपको मेरे से मिलना है तो आप मेरे घर पे आइए, करेक्ट है, चाय पीजिए, बात करिए, मेरा ऐसा है। तो आप ऐसे किसी इंडस्ट्री या ऐसी किसी एजेंसी का नाम लेना चाहेंगे जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए मददगार हो? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत वैसे ही उनको गाइडेंस नहीं मिलता। जी जी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माँ बाप समय नहीं दे रहे। जी जो माँ बाप भगवान का दर्जा अपनाते हैं, जी जब वो समय नहीं देंगे तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ? जब तक माँ बाप दोस्त नहीं बनेंगे अपने बच्चों के, जी, तब तक वो अपनी बात बोलेंगे किसको? सही। और जिस दोस्त को बोल रहे हैं वो दोस्त विश्वसनीय है भी या नहीं ये भी नहीं पता। तो ऐसे माहौल में अगर वो बॉलीवुड में कोशिश करें आगे बढ़ने की, तो क्योंकि इतना ख़राब माहौल बन रखा है, तो क्या आपको लगता है कि एक तो रेगुलेशन होना चाहिए, दूसरा आप जैसे कलाकार अगर आप सामने वो बात रखें जो बातें आपको पता चली, आपके लिए भी शॉकिंग थी, लेकिन अगर आज की युवा पीढ़ी को पता चल जाए तो उनका भला हो जाए, तो ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो भी था मैंने आपको बताया। Right. कोई एजेंसी ऐसी कुछ नहीं है। बस मैं यही बोलना चाहूँगी, जो उनके पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को समझिए। राइट। क्योंकि जैसे मैंने अपनी बेटी को, मेरी और मेरी बेटी के बीच में यही होता है कि हम पूरे दिन की बातें शेयर करते हैं एक दूसरे। वो स्कूल में भी होती है, मैं घर में भी होती है। हमने एक दूसरे के साथ में इतनी दोस्ती बना ली है कि हम दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं। और ये बात मेरी बेटी की टीचर्स को भी अच्छा लगता है कि वो आपको पूरा घर, स्कूल का, जो कि बच्चे कभी माँ बाप से डर के मारे नहीं बताते हैं, लेकिन मेरी बेटी है जो सारा कुछ मुझे बताती है। और मेरा भी जो दिन भर का होता है, जब हम रात को सोते हैं तो एक दूसरे से हम बात करते हैं। और मैंने यही बोला कि आपको, मैं मेरे बच्चों को यही बोलती हूँ, आपको डरने की, मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन आप मुझे सच बताओ, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि मेरे डर के वजह से वो, उसका कौन सा फ्रेंड है या कोई लड़की है लड़का है, उसको जाके कुछ बोल रही है और उसको वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं। तो मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ में एक दोस्त की तरह ही रहती हूँ, क्योंकि ज़माना बहुत गलत तरीके से नेगेटिव होता जा रहा है। क्योंकि जो चीज़ें हम पहले सुनते थे महिलाओं के साथ होते हुए, वो अब जानवरों तक पहुँच गई है। और
ये कलयुग का ही चरम सीमा चल रही है जहाँ पे ऐसी बातें भी सुनने को मिलती है। तो जब आप ये चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, आपके भी मन को कचोटता होगा। हाँ जी। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर मान लो आपको कोई अथॉरिटी मिल जाए जी। ऐसी ही इंडस्ट्री में, तो आप ऐसा क्या करेंगे ताकि महिलाएं सुरक्षित हो जाएं? क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा जितनी ज़रूरी है उतना ही कम काम हुआ है भारत में। हाँ जी। जितनी ज़रूरी है उतना ही कम ध्यान दिया गया है। जी जी। जब कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद भी सांत्वना देने आ जाते हैं जी। पॉलिटिशियन हो या कोई भी, लेकिन उसके लिए जो कदम उठाने चाहिए उसको ठीक करने के लिए, वो तो कभी नहीं होता। इनफैक्ट ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पे अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, तो अपने CM जी जो हैं ममता बनर्जी, उन्होंने आगे बढ़ के ये कहा कि उनको बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है कि आप इतने बड़ी अथॉरिटी हो, इतने बड़े पावरफुल पोजीशन में हो और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया को, आप एग्जाम्पल हो। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल इतना प्राउड फील करता है उनको पाके कि वो हैं हमारे मिनिस्टर। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि बॉयज़ को नहीं समझाया जाता कि तुमको लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उनसे कैसी बात करनी चाहिए? बॉयज़ को जितनी शिक्षा देनी चाहिए, उनको जितना एडुकेट करना चाहिए, वो चीज़ें नहीं होती। हमेशा ये बोला जाता है कि तुम सेफ रहो, तुम ये मत करो, लड़कियों को दबाया जाता है। और उस दमन की वजह से आज ये हाल है कि फेमिनिज्म इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है। हाँ जी। तो अगर आप ऐसी ही अथॉरिटी में होते तो आप वुमेन की सुरक्षा के लिए कुछ करने का सोचते? वुमेन्स की सुरक्षा के लिए कभी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं? हाँ आपके भी एक डॉटर है जी जी, जो अब नहीं रहे दुर्भाग्यवश, लेकिन आपके बेटे की अब डॉटर है जिनमें भी वो एक रीबर्थ हुआ है, तो आप दोनों ही, आप दादी का भी रोल प्ले कर रहे हैं और वो माँ का भी फीलिंग आ रहा है। तो आप कभी चिंतित होते हैं इस चीज़ को लेके कि महिलाएं सेफ कैसे रहें भविष्य में? हाँ जी, मेरी बेटी है तो मुझे टेंशन रहती है, इसके लिए मैं ज़्यादा उसको यही बोलती हूँ कि आप पढ़ाई करो और सेल्फ डिफेंस भी ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि सही बोलते हैं, महिला अगर बाहर निकलती है हाँ, तो सब तो पीछे लगते ही है, तो सेल्फ डिफेंस भी ज़रूरी है। और फैमिली को भी होना चाहिए कि भाई हमारी जब घर से अगर हमारी बीवी या हमारी बहन निकल रही है तो ये कहाँ जा रही है, कौन सी गाड़ी में बैठ रही है, किसके साथ बात कर रही है, कहाँ जा रही है, ये सब उनको पता होना चाहिए। ताकि बहुत सारे ऐसा होता है कि औरतें घर से बाहर जाती हैं तो घर वालों को पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ जा रही है, कौन सी गाड़ी में बैठ रही है। तो ये सब औरतों को भी चाहिए कि अपने घर वालों को ये सारी बातें बता के निकले कि भाई मैं यहाँ जा रही हूँ। गाड़ी में बैठे तो अपना गाड़ी का नंबर उनको दे, किसके साथ मिलने जा रही है, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी शेयर करें कि वो आज कहाँ पर, जैसे आज मैं यहाँ आ रही हूँ तो मेरे बच्चों को पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, किधर जा रही हूँ, क्या करने वाली हूँ। तो ये उनको भी बताना चाहिए, क्योंकि सही बात है वुमेन सेफ नहीं है। मुझे तो मेरी बेटी के लिए बहुत टेंशन लगा रहता है, क्योंकि वो नीचे भी जाती है डांस क्लास के लिए तो मैं उसके साथ जाती हूँ और फिर वो पूछती हूँ किससे बात कर रही है, क्या बात कर, क्योंकि मुझे टेंशन रहता है। सरकार की तरफ से भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा उनको करना चाहिए ताकि सुरक्षा बढ़ जाए? क्योंकि ज़्यादातर देशों में जब ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जो वुमेन के अगेंस्ट होता है तो लॉ इतना स्ट्रिक्ट होता है कि वो ऐसी सज़ा देते हैं कि फिर रूह भी कांपती है कि दोबारा वो करने की। इतना कुछ होने के बाद 2012 में वो निर्भया कांड भी हुआ था, उसके बाद सब लोग एकजुट हो गए थे और वो प्रोटेस्ट किया था। लेकिन अब 2025 भी चल रहा है, फिर भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और लॉ इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है और करप्शन तो इतना ज़्यादा है। तो फिर ऐसी चीज़ होने के बावजूद गवर्नमेंट इस चीज़ में इतनी सतर्क क्यों नहीं है कि सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को अगर ऐसा कुछ एक बार भी किसी ने किया, वो एक एग्जाम्पल बन जाए कि सामने वाला कभी दोबारा उस तरह की चीज़ को सोच भी नहीं पाए। पहली बात है, अगर रेप हो रहा है
किसी ने रेप किया हम्म, तो उसको मैं तो बोलती हूँ कि वहां पर ही मार देना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, राइट, ताकि वो चीज देख के दोबारा कोई करे नहीं। डेफिनेटली। क्योंकि हम उसको सजा देंगे, उसको ये करेंगे, बहुत देर हो जाती है। उसको ऑन द स्पॉट सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान को देख के जितने करने वाले ना, उनके दिल में खौफ होना चाहिए। और सरकार ने औरतों के साथ भी, औरतों के लिए भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन आजकल एक भी बात चल, औरतें भी थोड़ा गलत करने लगी है, जैसे एलिमनी, आप देख रहे हो, वो चीजें भी हैं। तो आजकल हम भी कंफ्यूज्ड हो गए, करें तो क्या करें, क्योंकि आजकल आदमियों के लिए भी इतना सब औरतें, आपने देखा होगा 2-3 आदमियों ने सुसाइड कर दिया एलिमनी के लिए। तो मैं तो जहाँ भी जाती हूँ तो मैं दोनों तरफ बोलती हूँ। वो तो न्यूट्रल होना चाहिए, लॉ तो न्यूट्रल ही होना चाहिए। जो चीजें मेल के अगेंस्ट है उनके संबंध में भी चीजें वैसी होनी चाहिए कि मेल्स को गलत नहीं हो, और जो फीमेल के अगेंस्ट है, जो कि इतनी निर्दयी चीज है, उसके बारे में तो कठोर फैसला लेना जरूरी है। क्योंकि अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 75 साल होने इंडिपेंडेंस को हो गया। कोई औरतें सेफ नहीं है जो काम भी करती हैं बाहर। अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, रात को लड़कियां काम से आती हैं, वो सेफ नहीं है। मतलब करे तो क्या करे? गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज्यादा सोचना चाहिए कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो शमा जी, जब ऐसी चीज़ें आप सुनते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट इतनी चीज़ हो रही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या उम्मीद करते हैं कि उनको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा और हो पाए? पहली बात है, महिलाओं के लिए एक एजेंसी बननी चाहिए, जिसमें जैसे मान लो कि एक महिला के साथ में रेप हुआ है, तो वो एजेंसी वो महिला का सारा केस जो है अपने अंडर ले और बारीकी से उसको देखे कि भाई क्या हुआ है, और उसको वो जो रेपिस्ट है उसको सजा दिलाए। क्योंकि आपने देखा होगा जो रेपिस्ट है उसको पकड़ लेते तो उसके लिए भी एक वकील खड़ा हो जाता है कि भाई ये निर्दोष है, ठीक है, उसके लिए भी, जबकि वो भी जानता है कि इसने रेप किया है, लेकिन उसका काम है कि भाई इसको रिहा कराना। उसके बाद में वो रिहा हो जाता है, उसको 6 महीने की 1 साल की सजा हो जाती है। उसके बाद में वो आ जाता है, बाहर आ जाता है, उसको देख के और 10 रेपिस्ट खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो 1 साल में 6 महीने में आ गया, अब हम कर सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जो इस केस के लिए बिठाई जाए कि ये क्राइम दोबारा ना हो, बारीकी से इसकी जांच की जाए कि भाई ये हुआ है और इनको हमको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। क्योंकि ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो पुलिस स्टेशन जाती हैं अपना कंप्लेंट करने, तो बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कंप्लेंट नहीं लेते, क्योंकि उनको भी ऊपर से प्रेशर आते हैं। क्योंकि देखा जाए तो रेप केस में बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, वो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन रेप केस बहुत बड़ा केस होता है जिसके अंदर सारे बड़े बड़े लोग भी शामिल होते हैं। तो उसके लिए एक अलग एजेंसी बनाई जाए जहां पर ये बड़े लोग उस चीज में शामिल ना हो, वो चीज सिर्फ उसी के लिए हो कि भाई इसको सजा दिलानी है, जो यही केस पे फोकस करे और उस गुनहगार को सजा दिलाए, ताकि औरतों को भी लगना चाहिए कि हमारे लिए कोई है जो हमारा इंसाफ करे। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला आपने जी। क्योंकि जब आप की तरफ से ऐसी बात जाती है जो कि अपने आप में आप एक इंस्पिरेशन हो, तो मुझे लगता है कि एक तो उन लड़कियों को भी एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा कि हमारे बारे में सोचा जा रहा है, और वो खुद भी जागरूक रहेंगे और गवर्नमेंट भी इस दिशा में स्टेप ले पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल हर जगह पर हर 2 दिन में इसका रेप हुआ, उसका रेप हुआ, ये चल ही रहा है। और मैंने देखा भी है बहुत रेपिस्ट आसानी से छूट भी जाते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा साल भर, 2 साल, 6 साल के बाद में आने के बाद में भी वो वही काम करता है। उसका जो वकील रहता है वो उसके लिए लड़ता है। पहली बात है, मैं यही बोलूंगी, जब सब सबूत है कि भाई इसने रेप किया है, तो वो ऑपोजिट वाला वकील क्यों उसको छुड़ाना चाहता है? क्यों छुड़ाना चाहता है? कि आप अपने प्रोफेशन में हो, आप जज हो, आपको 2 पैसे मिल रहे हैं, मेरा काम है, क्यों ऐसा? जबकि आपको पता है कि उसने रेप किया है, और वहां बैठे जज को भी पता होता है कि रेप किया है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी क्यों ये नहीं की जाती है? उसको बाइज्जत बरी
बहुत से लोग तो भाई सबूत नहीं है तो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट वकील रहता है, वो उनको छोड़ देता है, फिर बाद में जाके वो यही काम करते हैं, बस यही चलता रहेगा। तो इंसाफ कब मिलेगा औरतों को? और इनफैक्ट उन लड़कियों के साथ जो चीज़ ये जो घिनौना काम होता है जी। उसके बाद भी उनको वो ट्रायल सहना पड़ता है, जहाँ पे उनसे पूछा जाता है, सवाल जवाब होते हैं, उस तकलीफ से भी उनको फ्री रखना चाहिए। ये आपने सही बात की है, क्योंकि कोर्ट में जब एक रेप विक्टिम को लाया जाता है तो उससे बहुत ही वाहियात सवाल पूछे जाते हैं, जो कि गंदे रहते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ, वो सवाल भी खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने उनसे नहीं पूछा जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। इसके लिए एक एजेंसी का होना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ ये चीज़ों के लिए लड़े। और बहुत सी औरतें ऐसी है कि भाई रेप हो गया तो अपने आप को सुसाइड कर लेती हैं, अपने आप को बंद कर लेती। नहीं, क्यों? लड़ो। आप लोग अगर अपने आप को खत्म कर रहे हो, अपने आप को बंद कर रहे हो, तो जो रेप करने वाला उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। तो मैं औरतों को भी बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी रेप विक्टिम होती है जो पुलिस तक पहुँचती नहीं है। कि नहीं, हमारी इज्जत चले जाएगी, घर वाले क्या सोचेंगे, खानदान वाले क्या सोचेंगे, उसी में रह जाती है। और ये लोगों को शय मिलता है। और कितनी तो FIR रजिस्टर्ड नहीं होती है। और अगर रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसकी मॉनिटरिंग तो कैसे होगी? रिपोर्टिंग होने के बाद भी बहुत अगर कोई विक्टिम जाता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो FIR रजिस्टर हो जाए। तो आउट ऑफ सेटलमेंट बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं और दबाया जाता है केसेस को। तो ये उस बच्ची के लिए बहुत गलत है। बहुत गलत है। बच्चियां आजकल ये सह नहीं पाती है कि मेरा नाम बदनाम होगा। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो लोग अगर बच्चा बोलना चाहेगा तो रिश्तेदार पेरेंट्स कर नहीं, हमारी इज्जत है। नहीं, अगर आप ही वो बच्चों को सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं फैमिली से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जितना हो सके अपने बच्चों को सपोर्ट करो। ये 4 लोग क्या बोलेंगे, हमारी रेपुटेशन क्या होगी। कोई 4 लोग जब आपके ऊपर तकलीफ आती है ना, ये कोई 4 लोग आपके पास खड़ा नहीं होता है। आपकी तकलीफ में आपकी फैमिली के सिवा तीसरा बंदा आपके साथ नहीं खड़ा रहता है। तो आप ये 4 लोग, समाज, दुनिया, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। आप ये सोचो, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, आपको जैसा जीना है जियो, लेकिन आपके साथ गलत होता है तो उसका स्टैंड लो, उसको दबाओ मत। मैं क्या, भारत में एक ये जो हिपोक्रेटिक नेचर है ना, जहाँ पे सोसाइटी इतनी हिपोक्रेटिक है कि वो कहती कुछ है, करती कुछ है। हाँ जी। तो जैसे एक बार शाहरुख खान जी से पूछा गया था कि आप ना कोल्ड ड्रिंक के ऐड करते हैं तो आप मत करिए। तो उन्होंने बहुत ही अपने ही तरीके से उसका जवाब दिया कि अगर आप इतने ही चिंतित हैं समाज के लिए तो आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं मना करते हो कि वो चीज़ें बेचे नहीं। तो वो अपना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं टैक्स के तरीके से। आप मुझे रोक रहे हो कि मैं उसको प्रमोट नहीं करूं। मैं चाहता हूं कि वो नहीं हो, ये नहीं बिके, आप गवर्नमेंट को बोलिए ना। तो वो उस तरह से उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया। एक और चीज़ है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, वो है ड्रग्स। हाँ, ड्रग्स जो है आजकल हर गली कूचे में 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा ड्रग्स करता हुआ आपको पकड़ा जाएगा। और पुलिस है जो उनको पकड़ती है और छोड़ भी देती है। तो मैं बोल रही हूँ, जैसे रिसेंटली मैं किसी एक बच्चे को पकड़ा था, तो मैं उसकी दुकान पे गई थी। मैंने बोला आप लोग इतना सब खोल के रखे हो तो कोई भी बच्चा लेगा। तो उन्होंने क्या बोला, हमारी तो दुकान है, आपका बच्चा क्यों आता है? इससे गलत जवाब तो क्या होगा? हाँ, हम तो दुकान खोल के बैठे हैं, वो क्यों आता है ड्रग्स लेने के लिए? अरे जब आप लोग दुकान खोलोगे, आप लोग बताओ सप्लाई दोगे तभी तो आएगा ना। तो ड्रग्स का भी मैं अगर ये बात मेरी मोदी जी तक भी पहुंचती है तो मैं एक ही बात बोलूंगी, आप वहां पर दारू बंद करा रहे हो गुजरात में, प्लीज यहाँ पे ड्रग्स बंद करवाइए। क्योंकि आज एक तो रेप और एक ड्रग्स बहुत ज्यादा हो रहा है। और ड्रग्स हर 1-2 घर छोड़ के आपको एक बच्चा ड्रग्स में मिलेगा। तो ये ड्रग्स आता कहाँ से है, क्यों इतना फैलता है, क्यों, कहाँ बेचा जाता है, ये किसी को कुछ नहीं पड़ी है। बस पकड़ लिया पुलिस ने, एक दिन अंदर बंद कर दिया, छोड़ दिया। ऐसा क्यों? बच्चों को रिहैब में डालो। बच्चा एक बार नशे का आदी हो जाता है तो उसको क्रेविंग्स होती है, वो इस चीजों से जूझता है। और बहुत से ऐसे गरीब माँ बाप होते हैं जो उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को ये चीजों से बाहर निकाले। क्योंकि आजकल रिहैब सेंटर वालों का भी ऐसा हो गया कि वो लोग इतने पैसे
लेते हैं एक ड्रग एडिक्ट को सुधारने के लिए, तो कहाँ से? आजकल के सब यंगस्टर इसी में है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये ड्रग्स का जो है ये अगर बंद हो जाए ना, तो आजकल के बच्चे जो है उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, क्योंकि आजकल के सारे बच्चे इसी में जा रहे हैं। और ये तब भी हो सकता है जब करप्शन नहीं हो। हाँ, करप्शन एक ऐसी, मतलब एक तो एक ड्रग है जो कि गटर है, मतलब वो गलत तरीके से युवा को लेके जा रहा है, ऊपर से ऐसा ही ड्रग करप्शन बन चुका है। हाँ, जो कि उसको और बर्बाद कर रहा है। और बर्बाद कर करप्शन का ऐसा है कि जैसे जापान के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पे जो वेटर होता है ना, वो वेटर भी टिप नहीं लेता। वो इतनी प्रोग्रेसिव कंट्री है कि टिप नहीं लेगा, वो कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना सक्षम है, ऑलरेडी है, उसको पेमेंट्स मिलता है प्रॉपरली टाइम पे, और करप्शन का वहाँ पे है ही नहीं स्कोप। तो क्योंकि वहाँ पे करप्शन नहीं है, तो इस तरह के वैल्यूज़ भी दिखते हैं जी। और अगर एज अ पॉलिटिशियन मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी पोस्ट पे होना चाहिए, तो एक क्रिएटिव पर्सन को ज़रूर होना चाहिए। सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो ना इमोशंस को बहुत अच्छा समझते हैं जी। तो जिस तरह से वो लीड कर सकते हैं कंट्री को, और कोई नहीं कर सकता। हालांकि सब लोग पढ़े लिखे भी हैं और काफ़ी जज्बा भी रखते हैं देश को चलाने के लिए, लेकिन इतिहास जैसा चल रहा है और जैसा चलता आया है, जो एक ऐसा पॉलिटिशियन या ऐसा लीडर ज़रूर होना चाहिए जो न्यूट्रल हो, जो हिंदू मुसलमान ना करे, सबको इंसान समझे। हाँ जी, हिंदू मुस्लिम भी बहुत चल रहा है आजकल। हाँ, सो दैट इज़ वेरी डेंजरस। हाँ जी, क्योंकि सेक्युलर हम रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, लेकिन एक क्रिएटिव इंसान जो है वो ज़्यादा समझता है इमोशंस को, वो एक बेहतर तरीके से उस देश को चला सकता है। और हिपोक्रेसी की तो ऐसी बात है कि जैसे आप किसी अपनी बच्ची की शादी एक अजनबी से कर देते हो। हाँ जी, लेकिन आप एक उसी बच्ची को किसी अजनबी से बात करने में आपको दिक्कत है। तो ये भारत की हिपोक्रेसी है ना जी। और इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता कि आप अपनी बच्ची की शादी एक अजनबी से अरेंज मैरिज के तौर पे कर दो। हाँ जी, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। जी। देश को जब इतने इंडिपेंडेंस के 75 साल बीत चुके हैं, तो इस दिशा में भी सोचना चाहिए। पेरेंट्स को और प्रोग्रेसिव होना चाहिए, फ्रीडम को और समय को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों का भला कर पाओ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात से एक बात ये याद आ रही है कि जैसा आपका स्वभाव रहा है, आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, ये ज़रूर होगा कि एक शब्द आता है सेल्फ टॉक, कि हम अपने साथ जो बातें करते हैं डेली बेसिस पे, वो बात बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। कि हम सुबह बोलते हैं आई एम द बेस्ट, और हम दोपहर तक सोचते हैं कि ये तो मेरे में प्रॉब्लम है, ये गड़बड़ है, ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, समाज ऐसा क्यों सोचता है। फिर शाम तक हम और नेगेटिव बोलने लग जाते हैं। तो फिर हम कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे। तो सेल्फ टॉक के मामले में आप कैसे रहे हैं अपनी लाइफ के लिए? आप अपने साथ पॉजिटिव बातें करते रहे हैं क्या? हाँ, पॉजिटिव भी बात करती हूँ, जैसे नेगेटिव भी कभी कभी ध्यान में आता है, यार मेरे साथ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन एक है कि मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं कि कोई मेरे लिए क्या बोलता है। मैंने कभी वो बात को लगा ही नहीं कि अरे वो मेरे लिए ऐसा बोल रही है, वो मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, उसको कभी मैंने अपने तक लाया ही नहीं। ये जो बोलते हैं ना दुनिया क्या सोचेगी, वो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि दुनिया क्या सोच रही है। nice. मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ, वही इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि मैं जो तकलीफों से बाहर आई हूँ, मैं खुद से आई हूँ, दुनिया ने मुझे नहीं निकाला है बाहर। एक्चुअली इनफैक्ट दुनिया ने तो आपको ताने मारे, दुनिया ने तो मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया, ऐसा ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया मैंने। अभी आपको क्या बोलूं, कैसे ऐसे लोगों के चेहरे मेरे सामने आए और ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है, उससे मैं अभी इन सब चीजों से बाहर आई हूँ। तो मैं दुनिया के बारे में सोचती ही नहीं। अगर मेरे बाजू में भी खड़ा रह के कोई बोलेगा ना ये तो ऐसी है वैसी है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ। उसके बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं है, मैं जो हूँ मुझे पता है। तो सेल्फ टॉक पे कभी कभी आ जाता है कि ऐसा नहीं वैसा, फिर बाद में बोलती हूँ नहीं यार गलत है, मैं गलत सोच रही हूँ, ऐसा नेगेटिव आती है। लेकिन फिर पॉजिटिविटी भी आ जाती है, गुस्सा भी आता है, मेरे को गुस्सा भी बहुत है, लेकिन फिर गुस्से को मैं ठंडा भी कर लेती हूँ कि नहीं यार मैंने ये गलत बोल दिया या गलत हो गया, वो चीज का मुझे जल्दी रियलाइज भी हो जाता है। लेकिन आपको लगता है कि आज की जो यंग जनरेशन है
उनको सेल्फ टॉक बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए, हाँ, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। तो सेल्फ टॉक के मामले में आप क्या बोलना चाहेंगे हमारी युवा पीढ़ी को? बच्चों को अपने पहली बात है कि किसी का सुनना नहीं चाहिए, अच्छा सोचो, अपने माँ बाप जो बोलते हैं पहले उसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखो कि मेरी माँ ने या मेरे डैडी ने जो बोला है वो सही है। और मैं ये एक उल्टा भी बोलूँगी कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो 5% पेरेंट्स हैं जो गलत भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मेरे पास आए हैं कि मेरी मम्मी ने ऐसा किया, मेरे डैडी ने ऐसा किया। मैंने काफ़ी बच्चों से भी सुना है। और आजकल तो डिवोर्स तो ऐसे हो रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि हर डिवोर्स जो है वो बच्चे को बहुत बड़ा सदमा दे जाता है। और मैं बच्चों के लिए तो यही बोलूँगी कि हर चीज़ में पॉजिटिव रहो और अच्छा ही सोचो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो और ये सोचो कि ये पढ़ाई से मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अपने आप के लिए कुछ करना है। दोस्त रखो, घूमो फिरो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। आउट ऑफ लिमिट जाकर कुछ भी काम मत करो, क्योंकि तुमको जितनी तकलीफ होगी उससे ज़्यादा तुम्हारे पेरेंट्स को होगी। बच्चा क्या करता है ना, लेकिन वो कर लेता है, लेकिन उसके वो ये नहीं सोचता है कि उसको जितनी तकलीफ होती है उतने माँ बाप को भी होती है। हाँ, इट्स लाइक डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, कि आपने कवर देख के ये मत समझ जाओ कि वो इंसान कैसा होगा। जैसे मैं मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि आप अगर किसी बड़े घर में जा रहे हो जिसका बहुत बड़ा बंगला है, उस घर में बैठ के बोलो यार मेरा घर इससे अच्छा है, जबकि आपका घर छोटा है। हाँ, घर छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, और जब किसी के जैसे किसी के झोपड़े में जा रहे हो और उसके घर में जा रहे हो, तो उसको ये बोलो नहीं यार तुम्हारा घर मेरे घर से अच्छा है। हाँ, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। ये मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ कि किसी का घर देख के, किसी का गाड़ी देख के मत बोलो अरे, यही बोलो। तो मेरी बेटी भी वो चीज में बहुत वो हो गई है कि जब भी किसी के घर पे जाती है, चाहे उसका घर छोटा हो, हमारे से भी छोटा हो, लेकिन बोलेगी यार तेरा घर तो मेरे से भी अच्छा है। तो ये सब चीजें मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ। ये अच्छी सीख दी आपने। हाँ, और मैं मेरी बेटी के साथ में तो शी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई लव हर द मोस्ट। वो तो 2 रोल प्ले कर रहे हैं हाँ आप, जी, दादी भी हैं और माँ भी है, तो दैट इज अ डबल कॉम्बिनेशन। यस। तो सुखविंदर जी उर्फ शमा जी उर्फ पड़ाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये पॉडकास्ट बहुत ही बेहतरीन हुआ है। मैं जिस मकसद से ये पॉडकास्ट करना चाहता था मुझे पूरा दिखता है ये होते हुए, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि एज अ वुमेन इंस्पिरेशन आप इस पॉडकास्ट में आएँ। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत एनर्जेटिक हो, आपकी आत्मा स्वच्छ है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई एम श्योर आपने जो ज़िंदगी में तकलीफ़ें दी हैं, देखी हैं, उससे ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें मिले। मेरी कामना है कि आपको ये सब चीज़ें हों आपकी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और इंशाअल्लाह भविष्य में अगर मौका पड़े तो हम फिर प्लान करेंगे कुछ और रेलिवेंट टॉपिक्स पे। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो हमारे ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत सालों से दमन हुआ है, बहुत गलत चीज़ें हुई हैं, उनको वो जो ड्यू है उनका वो अभी तक नहीं मिला है, जो वो डिज़र्व करते हैं उनको अभी तक नहीं मिला है, वो जिस तरह की सोच रखते हैं देश को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए उनको वो मौके नहीं मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसे महिलाएं जब पॉडकास्ट में आते हैं, उनकी बातें आप सुनेंगे तो आप ज़रूर प्रेरित होंगे और इस देश को और प्रोग्रेसिव बनाएंगे। तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए, बिलीव रखिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और कभी भी ये ना सोचें कि अगर कोई एक मोमेंट आपके साथ गलत हो गया है तो वो आखिरी चीज़ है ज़िंदगी की, क्योंकि उसके बियॉन्ड ही ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी को आप वैसे समझो तो जो चीज़ आपके कंफर्ट जोन के बाहर है वही आपकी ज़िंदगी है, जो आपकी नेचुरल कॉलिंग है। तो कंफर्ट जोन के बाहर जाके आप वो चीज़ें ज़रूर करें जो आप करना चाहते हैं, जो आपका रियल में मकसद है और जो आपको सुकून देता है। आप वो चीज़ ना करें जो समाज आपको बोलता है करने को, आप वो चीज़ ज़रूर करें जो आपका मन कहता है आपको करने को, क्योंकि अंत में जब आप 50 साल के, 60 साल के, 65 साल के हो जाएंगे और आप अपने बच्चे को या आप अपने पोतों को जब आप अपनी स्टोरी बताएंगे, इट हैज़ टू बी वेरी ब्यूटीफुल, और वो स्टोरी ही
बताएगी कि आप कितने संतुष्ट हो आपके जीवन के साथ। तो इसी बात से मैं ये पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँगा। हमारे पॉडकास्ट चैनल का नाम है युथ क्वेक और इसका एक ही मंत्रा है कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। तो आप हमारा पॉडकास्ट आगे भी देखिएगा। इसी तरह के चुनिंदा गेस्ट हम लेके आएंगे जो कि अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी से आपको प्रभावित करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।